डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांत, यानी कि बिहेवियरल एंड मैनेजरियल थ्योरी ऑफ द फर्म। ये जो टॉपिक है ये एमए सेमेस्टर 2 का माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भूमिका क्या है, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है। फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांतों का जो है विश्लेषण किया जा रहा है। तो वे सिद्धांत हैं इनका कि विश्लेषण किया जाएगा। तो पहला है साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत, साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत। दूसरा है सायर तथा मार्च का व्यवहार संबंधी सिद्धांत। तीसरा है विलियम्स का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत। चौथा है मैरिस का वृद्धि अधिकतमकरण सिद्धांत। और पांचवा है बोमल का विक्रय अधिकतमकरण सिद्धांत। इसमें हम लोग एक चीज क्या देखते हैं कि जैसे ये संतुष्टिकरण सिद्धांत है, ठीक है, ये संतुष्टिकरण जो सिद्धांत है ये सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो साइमन का। ये साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत है। उसी प्रकार व्यवहार संबंधी जो सिद्धांत है वे दिए हैं सायर्ट और मार्च का है। प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत जो है वो विलियमसन का दिया हुआ है। और वृद्धि अधिकतमकरण सिद्धांत जो है वो किसका है? मैरिस का है। और विक्रय अधिकतमकरण सिद्धांत जो है वो बोमल का दिया गया सिद्धांत है। तो इस तरह से जो है इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सब जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। से देखते हैं कि फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांत जो हैं वे किन मान्यताओं पर आधारित है। तो ये सिद्धांत उन मान्यताओं और उद्देश्यों पर आधारित है जो लाभ अधिकतमकरण नौ क्लासिकी सिद्धांत से क्या है? भिन्न है। ठीक है, ये सिद्धांत आधुनिक बड़े निगमों में मालिकों और मैनेजरों के बीच अंतर मानते हैं। तो जो नौ क्लासिकी सिद्धांत हैं उसमें जो है बड़े निगम में मालिक और मैनेजर के बीच जो है वो लोग भेद नहीं मानते हैं, जबकि इस आधुनिक सिद्धांत में मालिक यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं और जो उसके मैनेजर हैं उसके बीच जो है ये लोग अंतर को मानते हैं। ये अनिश्चितता की अवस्थाओं के अंतर्गत फर्मों में निर्णयकरण प्रक्रिया पर विचार करती है। यानी कि जब अनिश्चितता का जब समय आता है, ठीक है, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, जो फर्मों में जो सब मिलकर जो निर्णय लेते हैं उस प्रक्रिया पर विचार करते हैं कि इस प्रक्रिया से कैसे बाहर निकला जाए। जबकि इसके विपरीत फर्म के नौ क्लासिकी सिद्धांत में लागत और मांग के पूर्ण ज्ञान की स्थितियों पर विचार किया जाता है। यानी कि नौ क्लासिकी सिद्धांत जो थे उसमें किस पे विचार किया जाता था? लागत और मांग पर, ठीक है, जबकि इस आधुनिक सिद्धांत में निर्णयकरण प्रक्रिया पर विचार करती है। ठीक, आधुनिकरण सिद्धांत जो है वो निर्णयकरण प्रक्रिया पे विचार करती है, जबकि नौ क्लासिकी सिद्धांत जो थे वे लागत और मांग के पूर्ण ज्ञान पर विचार करते थे। हम फर्म के इन व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांतों का एक एक करके विवेचना करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है हम लोग साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत, उसी प्रकार सायर्ट तथा मार्च का व्यवहार संबंधी सिद्धांत, विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत, मैरिस का वृद्धि अधिकतमकरण सिद्धांत और बोमल का विक्रय अधिकतमकरण सिद्धांत जो है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सबसे पहले हम साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।
इसमें देखते हैं साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत। साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत कि साइमन सेटिस्फाइंग थ्योरी, जो कि एमए सेमेस्टर 2 का जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिसने 1955 में फर्म के व्यवहार संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साइमन जो है वे कौन है? प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1955 में फर्म के व्यवहार संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। के अनुसार फर्म का मुख्य उद्देश्य लाभों का अधिकतमकरण करना नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण या संतोषजनक लाभ है। यानी कि साइमन क्या बोलते हैं, उनके अनुसार क्या है कि फर्म का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ को अधिकतम करना नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण करना या संतोषजनक लाभ जो है वे उनके दृष्टि से हैं। साइमन के शब्दों में हमें फर्म का उद्देश्य लाभों को अधिकतम करना नहीं समझना चाहिए, बल्कि लाभ का एक निश्चित स्तर अथवा दर प्राप्त करना है, जो बिक्री का एक निश्चित स्तर अथवा मार्केट का एक निश्चित भाग नियंत्रित करती है। कि साइमन क्या बोल रहे हैं कि हमें फर्म का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ को अधिकतमकरण करना नहीं समझना चाहिए, बल्कि लाभ का एक निश्चित स्तर या दर प्राप्त करना है, जो बिक्री का एक निश्चित स्तर अथवा मार्केट का एक निश्चित भाग जो है वो नियंत्रित करती है। अनिश्चितता की स्थितियों में एक फर्म यह नहीं जान सकती कि लाभ अधिकतमकरण है या नहीं। फर्म के व्यवहार का विश्लेषण करते हुए साइमन जो है वो संगठनात्मक व्यवहार की व्यक्तिगत व्यवहार के साथ जो है तुलना करते हैं। साइमन संगठनात्मक व्यवहार की तुलना किसके साथ करते हैं? व्यक्तिगत व्यवहार के साथ तुलना करते हैं। उनके अनुसार एक व्यक्ति की तरह फर्म का अपना अभिलाषा स्तर होता है। फर्म लाभों का एक लक्ष्य अथवा एक निश्चित न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। तो साइमन क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति की तरह फर्म जो है, फर्म का भी अपना अभिलाषा स्तर होता है, जो कि लाभों का एक लक्ष्य या फिर निश्चित न्यूनतम स्तर को जो है वो प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है। उनका अभिलाषा स्तर उसके विभिन्न उद्देश्यों जैसे उत्पादन, कीमत, बिक्री, लाभ आदि और उसके पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी फर्म का जो अभिलाषा है वो किस पर होता है? उत्पादन, कीमत, बिक्री, लाभ, इन सब पे आधारित होते हैं। वह भविष्य में अनिश्चितताओं का भी ध्यान रखते हैं। अभिलाषा स्तर संतोषजनक और असंतोषजनक परिणामों के बीच सीमा को परिभाषित करता है। इस संदर्भ में फर्म को 3 वैकल्पिक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। फर्म का जो अभिलाषा स्तर है वो संतोषजनक और असंतोषजनक परिणाम के बीच जो सीमा है उसको परिभाषित करता है। तो इसको किस तरह से परिभाषित करता है फर्म? 3 वैकल्पिक स्थितियों से। ठीक है, वो वैकल्पिक स्थिति क्या है? तो पहला है वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से कम हो। वास्तविक उपलब्धि जो है वो अभिलाषा स्तर से कम हो। दूसरा है वास्तविक उपलब्धि जो है वो अभिलाषा स्तर से अधिक हो। और तीसरी जो है वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर के बराबर हो। प्रथम स्थिति में यानी कि जब वास्तविक उपलब्धि जो है वो अभिलाषा स्तर से कम हो, तब जब वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से कम होती है तो ऐसा आर्थिक क्रियाओं में विस्तृत उतार चढ़ावों अथवा फर्म के उपलब्धि स्तर
में गुणात्मक गिरावट के कारण हो सकता है। यानी वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से कम कैसे होगा? तो फर्म की जो आर्थिक क्रिया है उसके उतार चढ़ाव में या फिर उसके गुणात्मक गिरावट के कारण जो है वो हो सकता है। उसी तरह दूसरी स्थिति में जब वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से अधिक होती है तो फर्म अपने प्रशंसनीय कार्य से संतुष्ट होती है। ठीक है, जब वास्तविक उपलब्धि अगर अभिलाषा स्तर से अधिक होगी तो फर्म क्या होगी? फर्म का जो काम है उससे वो क्या होगा? संतुष्ट होगा। और तीसरी स्थिति में भी फर्म संतुष्ट होती है जब वास्तविक उपलब्धि अभिलाषा स्तर से मेल खाती है। परंतु पहली स्थिति में फर्म संतुष्ट नहीं होती। ऐसा इसलिए हो सकता है कि फर्म ने अपना अभिलाषा स्तर बहुत ऊंचा निश्चित किया हो। ठीक है, पहली स्थिति में फर्म संतुष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो उनकी अभिलाषा है यानी जो उसकी इच्छा का स्तर है, ठीक है, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो, इसलिए वह इसे नीचे की ओर संशोधित करेगी और अपने लक्ष्यों को पूरा करने हेतु छानबीन प्रक्रिया यानी कि सर्च एक्टिविटी प्रारंभ कर देगी ताकि भविष्य में अभिलाषा स्तर को प्राप्त किया जा सके। यानी कि फर्म जब ये देखेगा कि उसका वास्तविक जो है अभिलाषा वो पूरा नहीं हुआ यानी कि उत्पादन कम हुआ, तो वो इसका कारण जानने का कोशिश करेगी कि क्या कारण है। तो इसके लिए वो क्या करेगी? छानबीन प्रक्रिया करेगी। ठीक है, जिसमें वो भविष्य में जो है भविष्य में उसको सुधार कर जो उसका अभिलाषा स्तर है, ठीक है, यानी कि जहाँ तक वो अपने टारगेट को सेट किए हैं उसको जो है भविष्य में प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार यदि फर्म यह पाती है कि अभिलाषा स्तर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो अभिलाषा स्तर को ऊपर की ओर बढ़ा दिया जाता है। ऐसी छानबीन प्रक्रिया से फर्म के प्रबंधक द्वारा निश्चित अभिलाषा स्तर को पहुंचाने में सफल हो जाएगी। जब फर्म को ये ऐसा लगता है कि वो जो उसकी अभिलाषा स्तर है यानी कि जो उसकी इच्छा है, ठीक है, उसको आसानी से प्राप्त कर लेगा तो वो क्या करेगा? वो अपनी इच्छा को और ऊपर की ओर ले जाएगी यानी अपनी इच्छा को और बढ़ा देगी। और इस छानबीन प्रक्रिया से फर्म के प्रबंधक द्वारा, जो फर्म के प्रबंधक हैं यानी कि मैनेजर जो हैं, उसके द्वारा निश्चित अभिलाषा स्तर को पहुंचने में फर्म क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। पिछले अनुभव और व्यवहारिक नियमों को मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करके संभावित विकल्पों के क्रम द्वारा छानबीन प्रक्रिया की जा सकती है। परंतु छानबीन क्रिया लागत रहित मामला नहीं है। यानी कि जो वो छानबीन करते हैं वो लागत रहित नहीं है, यानी कि छानबीन करने में लागत यानी कि पैसे लगते हैं। तो छानबीन क्रिया के लाभ को उसकी लागत के साथ अवश्य संतुलित करना चाहिए। और जब एक बार छानबीन स्पष्ट करती है कि क्रिया संतोषजनक हो गई है तो वह फिलहाल छोड़ दी जाएगी। यानी फर्म जो है जब छानबीन क्रिया करती है यानी कि किस वजह से जो वो संतुष्टि का स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई, जब उसका वो खोजबीन करती है, ठीक है, यानी कि छानबीन करती है उसके बारे में कि क्या कारण रह गया जो उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसको करने में जो है मतलब वो लागत रहित नहीं है, यानी कि उसको करने में भी जो है उसमें कुछ आय खर्च होती है। और जब ये एक बार शुरू हो जाती है, ठीक है, तो संतुलित जब हो जाती है तो वह जो है उसके बाद उसको क्या हो जाता है? वो छोड़ देता है। इस प्रकार फर्म के अभिलाषा स्तर को समय समय पर हालात के अनुकूल बनाया जाता है। फर्म लाभ अधिकतमकरण नहीं कर रही होती क्योंकि लागत के कारण कुछ हद तक वह अपनी छानबीन क्रियाओं को सीमाबद्ध करती है। विवेकशीलता से व्यवहार करते हुए फर्म अधिकतम करने के बजाय संतुष्टि करती है। यानी कि फर्म जो है वो छानबीन करती है तो उस छानबीन की क्रिया को क्या करती है? एक सीमा तक उसको एक मतलब एक दायरे तक करती है, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को वो जानते समझते हुए भी वो विवेक से काम लेती है, ठीक,
और अपने लाभ को अधिकतम करने के बजाय, ठीक, यानी कि जो उद्यमी है वो लाभ को अधिकतम करने के बजाय वो देखते हैं कि लाभ जो है वो संतुष्टि दे रही है या नहीं, यानी कि संतुष्टिकरण करती है कि नहीं करती है। अब देखते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाएं, साइमन के सिद्धांत की आलोचनाएं। तो इस सिद्धांत में भी जो है कुछ कमियां हैं। पहला कमी क्या है? साइमन के संतुष्टिकरण सिद्धांत की मुख्य कमजोरी यह है कि उसने लाभों के लक्ष्य स्तर के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है, जिनको प्राप्त करने के लिए एक फर्म अभिलाषा करती है। जब तक इसका पता न चले कि यह बताना संभव नहीं है कि लाभ अधिकतमकरण और संतुष्टिकरण के उद्देश्यों के बीच विरोध के स्पष्ट क्षेत्र जो हैं वे कौन से हैं। साइमन के संतुष्टिकरण सिद्धांत का मुख्य कमजोरी क्या है कि वे अपने लाभ के लक्ष्य स्तर के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। दूसरा है, साइमन की संतुष्टिकरण की धारणा से बोमल और कैवेट जो है वो सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह प्रतिबंधित अधिकतमकरण है, जिसमें केवल प्रतिबंध है और कोई अधिकतमकरण नहीं है। तो साइमन के इस सिद्धांत की जो है आलोचना बोमल और कैवेट भी किए हैं कि यह क्या है, प्रतिबंधित अधिकतमकरण है। साइमन एक विशेष स्तर या लाभ की दर पर आधारित फर्म के कार्य के एक संतुष्ट स्तर की व्याख्या नहीं करता। यह लाभ अधिकतमकरण मॉडल से किसी भी तरह श्रेष्ठ नहीं है। यानी साइमन जो है एक विशेष स्तर या लाभ की दर पर आधारित फर्म के कार्य के एक संतुष्ट स्तर की क्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि यह लाभ अधिकतमकरण मॉडल से किसी भी तरह से जो है ये श्रेष्ठ नहीं। लाभ अधिकतमकरण मॉडल लाभों के इष्टतम स्तर का सुझाव देता है। यानी कि लाभ अधिकतमकरण मॉडल जो है वो क्या करता है, लाभ को इष्टतम स्तर यानी कि लाभ को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए उसका सुझाव देता है। परंतु साइमन के मॉडल में फर्म में क्रियाशील ग्रुपों पर निर्भर अनेक संतुष्टि स्तर हो सकते हैं। साइमन के फर्म जो है वो किस पर निर्भर है, क्रियाशील ग्रुपों पर, यानी कि जो वो छानबीन जो कराते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो उस पर निर्भर रहते हैं किस चीज़ के लिए, संतुष्टि स्तर को प्राप्त करने के लिए। फर्म के लिए एक ऐसी लाभ दर का चुनाव करना बहुत कठिन है जो फर्म में कार्यरत सभी ग्रुपों को संतुष्ट कर सके। इस प्रकार साइमन के मॉडल का क्रियात्मक मूल्य जो है वो सीमित है। हालांकि बावजूद इन कमियों के साइमन का सिद्धांत पहला व्यवहार संबंधी मॉडल था जो बाद में अन्य मॉडलों का आधार बना। तो इस तरह से फर्म के व्यवहार संबंधी और प्रबंधकीय सिद्धांत के अंतर्गत हमने सबसे पहले साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत देखा और उसकी आलोचनाएं जो है वो देखी। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से साइमन का संतुष्टिकरण सिद्धांत के बारे में कुछ स्पष्ट हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शायद तथा मार्च का व्यवहार संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो नई नई वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।